क्लास आज ऑनलाइन सेशन में हमारा फर्स्ट लेक्चर है जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 में हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल प्रोसेस को और सेकंड हमने डिस्कस किया था इंस्टैंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल प्रोसेस को जिसको हम लैटेंट डिस्पर्शन प्रोसेस भी कहते हैं। और उसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे आज हम फैक्टर्स अफेक्टिंग लैटेंट डिस्पर्शन प्रोसेस। आज हम देखेंगे कि कौन से फैक्टर्स हैं जो लैटेंट डिस्पर्शन प्रोसेस को अफेक्ट करते हैं। लैटेंट डिस्पर्शन प्रोसेस इसको एक्सप्लेन करने से पहले मैं एक टर्म से इंट्रोड्यूस करवाऊंगी आपको जो है पोलराइजेबिलिटी। अब पोलराइजेबिलिटी क्या है? एक्चुअली आप इसको किस तरह पढ़ेंगे कि पोलराइजेबिलिटी एबिलिटी टू फॉर्म पोल्स, सलाहियत पोल्स बनाने की सलाहियत क्या है? पोलराइजेबिलिटी। इसकी डेफिनेशन है द क्वांटिटेटिव मेजरमेंट, ये किस चीज की मेजरमेंट है? ऑफ द एक्सटेंट एट विच इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड कैन बी डिस्टॉर्टेड। मतलब हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है वो कितना डिस्टर्ब होता है उसकी मेजरमेंट को हम क्या कहते हैं? पोलराइजेबिलिटी। जब हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड डिस्टर्ब हो जाएगा हमारे पोल्स क्रिएट हो जाएंगे, हमारे पास पोल्स जो है वो जनरेट हो जाएंगे। हमने बात की थी कि लैटेंट डिस्पर्शन प्रोसेस जो है हमारी नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में मोस्टली होती है। अब जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स है फॉर एग्जांपल कोई भी नॉन पोलर मॉलिक्यूल है हमारे पास सेंटर में न्यूक्लियस आ गया, उसके जो है साइडों पर हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है, इलेक्ट्रॉन्स का क्लाउड मौजूद है। इस इलेक्ट्रॉन के क्लाउड की डिस्टर्बेंस जो है वो पोल्स क्रिएट करती है। जब ये डिस्टर्ब हो जाते हैं हमारे पास पोल्स जो है वो जनरेट हो जाते हैं। जब पोल्स हमारे पास बन जाते हैं उतनी ज्यादा अट्रैक्शन स्टार्ट हो जाती है, फोर्सेस जो है वो अट्रैक्शन आ जाती है। इसके अंदर हम कहते हैं इसके अंदर लैटेंट फोर्सेस ज्यादा होती हैं। इस चीज का डिस्टर्ब होना हमारे इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड का, इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड किसका है? नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स का। अब डेफिनेशन आपने देखी, हमने डिस्कस कर लिया। एक्चुअली पोलराइजेबिलिटी क्या है? द क्वांटिटेटिव मेजरमेंट एट व्हिच द इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड, किस चीज का इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड? ऑफ एन एटम मॉलिक्यूल कैन बी डिस्टॉर्टेड, कैन बी डिस्टर्ब, इज कॉल्ड पोलराइजेबिलिटी। अब हम फैक्टर्स की तरफ आते हैं। फर्स्ट फैक्टर में हमारे पास है साइज ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड। अब साइज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड का क्या मतलब है? ये इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है हमारे पास, इसके साइज पे डिपेंड कर रही है हमारी लैटेंट डिस्पर्शन प्रोसेस। ये इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड जितना ज्यादा होगा हमारे पास उतने ज्यादा नेबरिंग जो मॉलिक्यूल्स हैं वो इसको डिस्टर्ब करेंगे। ज्यादा जगह पे हमारे पास इसका इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड अगर ज्यादा होगा, ज्यादा जगह पे फैला हुआ होगा तो जो इर्द गिर्द वाले नेबरिंग मॉलिक्यूल्स हैं उनके पास इतनी एबिलिटी है कि वो इसको जल्दी से जल्दी जो है वो डिस्टर्ब कर दे तो पोल्स क्रिएट हो जाएंगे। जिस तरह पोल्स बन जाएंगे तो हमारे पास फोर्सेस उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होना स्टार्ट हो जाती है। जैसे यहाँ पे है कि साइज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजेबिलिटी। जितना ज्यादा हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड का साइज बड़ा होगा हमारे पास उतनी ज्यादा एबिलिटी है पोल्स बनने की। जब पोल्स बन जाएंगे हमारे पास फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन भी स्टार्ट हो जाएंगी तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लैटेंट डिस्पर्शन फोर्सेस के। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन राइज होता है व्हाई द बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ द नोबल गैसेस एंड हैलोजेंस इंक्रीजेस डाउन द लूप। हमें पता है कि जब हम टॉप से बॉटम की तरफ जाते हैं पीरियोडिक टेबल में तो हमारे पास एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है। जब एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है हमारे पास प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स की तादाद भी बढ़ती है। जब इलेक्ट्रॉन्स की तादाद बढ़ती है तो हमारे पास नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते हैं। जब नंबर ऑफ शेल्स हमारे पास बढ़ते हैं तो हमारे पास न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन से डिस्टेंस बढ़ जाता है। डिस्टेंस बढ़ने की वजह से न्यूक्लियस का जो अट्रैक्शन है इलेक्ट्रॉन के पास, इलेक्ट्रॉन के साथ जो अट्रैक्शन है इसकी न्यूक्लियस की इलेक्ट्रॉन के साथ अट्रैक्शन होगी वो कम हो जाएगी, जिसकी वजह से इर्द गिर्द जो नेबरिंग मॉलिक्यूल है वो उसको डिस्टर्ब करेंगे। अब जब हमारे पास डिस्टर्बेंस हो जाती है फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे बता रही हूँ हमारे पास कोई भी न्यूक्लियस है उसके अंदर नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रहे हैं तो यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रॉन मौजूद है। जब नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते जाएंगे तो न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन की तरफ जो अट्रैक्शन है वो कम होती जाएगी क्योंकि हमारे दरमियान में शेल्स आ रहे हैं। जब इसके साथ जो अट्रैक्शन वीक होगी तो ये इजीली डिस्टर्ब हो जाएगा
स्टार्ट हो जाएगी। जब अट्रैक्शन वीक होगी तो हमारे पास पोलराइजेबिलिटी हाई हो जाएगी और लंडन फोर्सेस भी इंक्रीज हो जाएंगे। इसी तरह जब हम टॉप से बॉटम की तरफ मूव करते हैं, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन एंड रेडॉन, हम देखते हैं कि इनका एटॉमिक नंबर भी है जो वो बढ़ता जाता है। ज़ीनॉन का है 54 और रेडॉन 86। अब हमारे पास है कि हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स, सॉरी यहाँ एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है। हमारे पास हीलियम का 2 है और रेडॉन का 86 है। अब जब हमारे पास एटॉमिक नंबर बढ़ा है, इसका मतलब हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़े। हमारे पास टॉप से बॉटम की तरफ जाते हैं तो इसका साइज भी इंक्रीज होता है। हमारे पास हीलियम का साइज रेडॉन की निस्बत बहुत कम है। हीलियम से ज्यादा नियोन का है, आर्गन का नियोन से ज्यादा है, क्रिप्टॉन का आर्गन से ज्यादा है। जिस तरह टॉप से बॉटम की तरफ जाएंगे तो हमारा साइज इंक्रीज होगा। जब साइज इंक्रीज होगा हमारा इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड जो है वो इंक्रीज होगा। इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड इंक्रीज होगा तो पोलराइजेबिलिटी बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से हमारी लंडन डिस्पर्शन फोर्स बढ़ जाएगी। और हमने डिस्कस किया था हमारी बॉइलिंग पॉइंट्स किस पे डिपेंड कर रहे हैं, हमारी इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस की स्ट्रेंथ पे। अब जो इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस हैं वो एक्चुअली लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस उसके एग्जांपल है। अब लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस पे भी स्ट्रेंथ पे डिपेंड कर रहे हैं हमारे बॉइलिंग पॉइंट। अब जितनी लंडन फोर्सेस ज्यादा होंगी हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट्स उतने ज्यादा होंगे। इसीलिए ये क्वेश्चन के रीजन यही है कि जब हम टॉप से बॉटम की तरफ जाते हैं तो हमारे पास नंबर उसका एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है। एटॉमिक नंबर इंक्रीज होने की वजह से हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स की तादाद बढ़ती है। जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स की तादाद बढ़ती है तो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड बढ़ता है। जब इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड का साइज बढ़ जाता है तो उतनी ज्यादा पोलराइजेबिलिटी हाई हो जाती है, जिसकी वजह से लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस स्ट्रांग हो जाती हैं। जब ये स्ट्रांग हो जाती है तो हमारे बॉइलिंग पॉइंट्स भी इंक्रीज हो जाते हैं। यही रीजन है। इसी तरह हैलोजेंस की बात करते हैं तो हैलोजेंस में हमारे पास है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन। अब इसकी बात करते हैं, इसमें भी हम जब टॉप से बॉटम की तरफ जाते हैं तो हमारे पास इनका साइज बढ़ता है। एटॉमिक नंबर हमारे पास बढ़ता है 9, 17, 35, 53 एंड 85। हमारे पास इनका एटॉमिक नंबर बढ़ गया। सेम यही रीजन है इसकी, जैसे हमने नोबेल गैसेस में डिस्कस की कि हमारे पास जब नंबर ऑफ एटम्स बढ़ रहे हैं हमारे पास एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है तो उनका साइज भी बढ़ता जाएगा। अब फ्लोरीन का साइज एस्टाटीन की निस्बत बहुत छोटा है क्योंकि उसके पास जो है वो 9 हमारे उसका एटॉमिक नंबर है। ये क्वेश्चन अब आपको समझ आ गया। नेक्स्ट इसी टॉपिक से हमारे पास एक और क्वेश्चन अराइज होता है, वो क्या है, वो है कि हैलोजेंस हैव डिफरेंट फिजिकल स्टेट्स एट रूम टेंपरेचर व्हाई। फिर हैलोजन को डिस्कस किया गया कि हैलोजेंस जो है वो रूम टेंपरेचर पे डिफरेंट तरह की उनकी मुख्तलिफ किस्म की फिजिकल स्टेट्स क्यों है। फिजिकल स्टेट्स क्या है, एक्चुअली हमारे पास सॉलिड फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में है या हमारे पास गैस फॉर्म में है, ये चीज हमारे पास फिजिकल स्टेट्स में आ गई। अब हमारे पास हैलोजेंस है, हमने डिस्कस किया था गैसेस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान स्पेसिस बहुत ज्यादा होती हैं, जिसकी वजह से उनके अंदर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कम है। मतलब गैसेस में फोर्सेस सबसे वीक होती हैं। अब लिक्विड की तरफ आ जाए, लिक्विड में गैस की निस्बत थोड़ी स्ट्रॉन्ग होती है और सॉलिड में मॉलिक्यूल्स पैक्ड फॉर्म में होते हैं, उनके दरमियान में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। अब हम हैलोजेंस की बात करते हैं तो हम देखते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अब फ्लोरीन की बात करते हैं, फ्लोरीन का वही बात 9, 17, 35, 53 इनका क्या है, एटॉमिक नंबर है। अब हमारे पास इसका साइज क्या है, छोटा है। आयोडीन का साइज बड़ा है जब हम टॉप से बॉटम की तरफ जाते हैं। सेम उसी तरह जिस तरह हमने लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया कि हमारे पास इसका साइज जो है वो छोटा है, इसका इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड छोटा है। इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड छोटा होने की वजह से पोलराइजेबिलिटी थोड़ी कम है और फोर्सेस भी वीक हैं। इसी तरह क्लोरीन की बात आ गई और ब्रोमीन में फ्लोरीन और क्लोरीन की निस्बत थोड़ा ज्यादा है, जबकि आयोडीन में सबसे ज्यादा हमारा साइज है इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड का, उनकी पोलराइजेबिलिटी ज्यादा है और उनके अंदर
जाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है। तो हमारे पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मतलब लैंडर डिस्पर्शन फोर्स हमारे पास स्ट्रॉन्ग है, तो इसका मतलब है उसकी क्या स्टेट होगी, सॉलिड स्टेट होगी। हम कहते हैं कि हमारे पास भी क्लोरीन और क्लोरीन गैस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं क्योंकि इनके अंदर लैंडर डिस्पर्शन फोर्सेस वीक हैं। वीक क्यों है? इनका इलेक्ट्रॉनिक जो क्लाउड है वो छोटा है बजाय ब्रोमीन और आयोडीन से। अब आयोडीन किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, इंटरमीडिएट फॉर्म से या लिक्विड फॉर्म में, और आयोडीन किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, आयोडीन एग्जिस्ट करेगा सॉलिड फॉर्म में, क्योंकि इसका साइज बड़ा है। इसका साइज बड़ा होने की वजह से इसका पोलराइजेबिलिटी हाई है, पोलराइजेबिलिटी हाई है, इनका लैंडर डिस्पर्शन फोर्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग है और ये सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। अब नेक्स्ट हमारे पास फैक्टर है नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। अब एक्चुअली क्या है एटॉमिसिटी, हम इसको एटॉमिसिटी भी कहते हैं, नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। जितने हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स बढ़ेंगे उतनी ज्यादा हमारे पास फोर्सेस जो है वो स्ट्रांग होंगी। तो यहाँ पे कोई बात है कि नंबर ऑफ एटम्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पोलराइजेबिलिटी के। अब पोलराइजेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लैंडर डिस्पर्शन फोर्सेस के। जब हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स बढ़ जाएंगे मतलब हमारे पास मोलेकुलर मास बढ़ जाएगा। जब हमारे पास मोलेकुलर मास बढ़ जाएगा तो हमारे पास किसी भी एटम का या मॉलिक्यूल का साइज बड़ा हो जाएगा। जब हमारे पास साइज बड़ा हो जाएगा तो इसका मतलब फिर पहला फैक्टर आ गया तो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड बढ़ जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड के बड़े होने की वजह से नेबरिंग जो मॉलिक्यूल्स हैं वो उसको ज्यादा डिस्टर्ब इजीली कर सकते हैं। जब इजीली डिस्टर्ब करते हैं तो इजीली पोलराइज हो जाते हैं। पोलराइज होने की वजह से लैंडर डिस्पर्शन फोर्सेस उसके अंदर स्ट्रांग हो जाती हैं। यहाँ पे क्वेश्चन राइज होता है कि इथेन हैव नॉट मॉलिक्यूल पॉइंट्स देन हेक्सेन, गिव रीजन। इसकी रीजन क्या है? जबकि हमारे पास इथेन का मॉलिक्यूल है, इथेन का फार्मूला है C2H4 C2H6 इथेन, जबकि हेक्सेन का है C6H14। अब हम देखेंगे हेक्सेन जो हमारे पास इथेन का मॉलिक्यूल है उसके पास नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं? उसके पास 8 नंबर ऑफ एटम्स हैं। जबकि जो हमारे पास हेक्सेन है उसके पास कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं? 20। इसका मतलब है हमारे पास इसके नंबर ऑफ एटम्स ज्यादा है। नंबर ऑफ एटम्स ज्यादा होने की वजह से इनका साइज बड़ा है। साइज बड़ा होने की वजह से पोलराइजेबिलिटी बड़ी ज्यादा है। देन फिर हम कहेंगे कि लैंडर फोर्सेस इसमें स्ट्रांग है। इसके अंदर क्या है? इसका साइज जो है वो लेस साइज है और हेक्सेन का मोर साइज है। इसका साइज बड़ा है और इथेन का साइज छोटा है। इथेन का साइज छोटा होने की वजह से इसके पास लेस जो है वो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड होगा। इसके पास मोर इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड होगा। अब लेस साइज का मतलब हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स कम है, यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स ज्यादा है। मोर इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड, तो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड इसका शॉर्ट है तो इसका मतलब उसके अंदर लैंडर डिस्पर्शन फोर्स जो है वो वीक है। वीक लैंडर फोर्सेस। और यहाँ क्या है? स्ट्रॉन्ग है हमारे पास लैंडर डिस्पर्शन फोर्सेस। हमने बात की एक्चुअली बॉइलिंग पॉइंट की। हम कहते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट्स वेरी करते हैं विद रिस्पेक्ट टू लैंडर डिस्पर्शन फोर्सेस की। अगर हमारे पास लैंडर डिस्पर्शन फोर्सेस स्ट्रांग है तो इसका मतलब है बॉइलिंग पॉइंट्स हाई है। अगर लैंडर डिस्पर्शन फोर्सेस वीक है इसका मतलब है हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट क्या है? लो है। फिर हम कहेंगे इसका लैंडर डिस्पर्शन फोर्सेस इसमें क्या है? वीक है। इसका मतलब इसके पास लो बॉइलिंग पॉइंट है और इसके पास जो है वो हाई बॉइलिंग पॉइंट है। ये इसकी रीजन है। अब हमारे पास कितना बॉइलिंग पॉइंट है? इथेन का बॉइलिंग पॉइंट है -88.6 डिग्री सेल्सियस और जबकि हमारे पास जो हेक्सेन है इसका जो है वो बॉइलिंग पॉइंट कितना है? 68.7 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट अब ये हमारे पास दो फैक्टर्स थे। एक जो था हमारे पास साइज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड, दूसरा हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। एक्चुअली एक दूसरे के साथ रिलेट कर रहे हैं। सारे के सारे क्वेश्चंस के आंसर एक दूसरे से मिलते हैं। आप लोगों ने जस्ट कंसेप्ट क्लियर रखना अपना कि साइज बढ़ेगा हमारे पास पोलराइजेबिलिटी बढ़ेगी